हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूं। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 24, 25 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 26 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 24 और 25 में एक बार रिपीट करा देती हूँ ताकि हमारा सिक्वेंस बना रहे। सेक्शन 24 हमारा कह रहा था क्लेमेट टू मेंटेनेंस शुड बी ए हिंदू, यानी क्लेम कौन कर सकता है? उसका हिंदू होना ज़रूरी है। शुड बी ए हिंदू, ठीक है, उसका हिंदू होना ज़रूरी है। सेक्शन 25 कह रहा था अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी अल्टरेड ऑन चार्ज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि कोई भी अमाउंट मेंटेनेंस का हो उसमें जो चेंज हो सकता है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं। अगर सर्कमस्टांसेस बदलते हैं तो अमाउंट में भी बदलाव हो सकता है, ठीक है। मे कहा गया है तो देखिए मे का यूज़ किया गया है, तो मे का मतलब होता है कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है, उसकी खुद की पावर है, वो चाहे तो उसको बढ़ा घटा सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता। ओके, जहाँ मे भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट को डिस्क्रिप्शन पावर है ऑलरेडी, ठीक है। अब आता है सेक्शन 26 जो हम आज पढ़ेंगे। सेक्शन 26 हमारा कहता है डेब्ट्स टू हैव प्रायोरिटी। डेब्ट्स का मतलब होता है कर्ज और प्रायोरिटी का मतलब होता है पहल, यानी प्राथमिकता, ठीक है, यानी उसको पहले देखा जाएगा। तो अब हम इस एक्ट को पढ़ लेते हैं, एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन द सेक्शन 27। देखिए अब ये 27 से कनेक्ट कर रहा है, तो एक बार हम 27 देख लें। 27 हमारा क्या कहता है? 27 कहता है मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज, ठीक है। मेंटेनेंस जो होगा वो कब चार्ज नहीं होगा, कब वसूला नहीं जा सकता, कब लिया नहीं जा सकता, ठीक है। तो सेक्शन 26 ये कह रहा है कि डेब्ट्स टू हैव प्रायोरिटी, यानी कर्ज को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है, लेकिन सेक्शन 27 की चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो अभी ये कहता है कि डेब्ट्स टू एवरी, देखिए अब मैं सेक्शन 26 ही पढ़ रही हूँ, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सेक्शन 26 ने क्या कहा? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 27, यानी सेक्शन 27 के कंटेंट्स को देखते हुए, उसमें जो बातें दी गई हैं उनको ध्यान रखते हुए ये जो प्रोविज़न है हमारा, ठीक है, जो दिए गए हैं, डेब्ट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी कर्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, और पेबल बाय द डिसीजर्ड, यानी कि मृत व्यक्ति के द्वारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या उसको किसी को डेब्ट्स लिया हो, उसने किसी से कर्ज लिया हो, या फिर उसको पेबल हो, यानी किसी को कुछ चुकाना हो, उसको पे करना हो, shall have priority over the claim of his dependents for maintenance under this act, यानी कि अगर कोई भी डिपेंडेंट से जो आश्रित है, उस पर जो निर्भर है, वो अगर कोई भी मेंटेनेंस क्लेम करता है इस मेंटेनेंस एक्ट के तहत, ठीक है, तो पहले किस चीज़ की प्रायोरिटी दी जाएगी? पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो उस कर्ज को, है ना, दी जाएगी जो उस मरे व्यक्ति ने किया है, ठीक है। मान लीजिए मरा हुआ व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने ये कहा कि भाई मैं 4 दिन बाद आप मुझे 10 लाख रुपए दें, मैं 4 दिन बाद आपको संपत्ति, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपके नाम कर दूंगा। अब चौथे दिन क्या हुआ? जिस दिन उसको प्रॉपर्टी उसके नाम करनी थी वो मर गया, ठीक है। अब मरने के बाद क्या हुआ? वो तो मर गया बेचारा। अब होता क्या है कि जो वो मरा हुआ व्यक्ति है, यानी समझिए आप इसको एग्जाम्पल से ए है, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं 4 दिन के बाद आपको अपनी संपत्ति दे दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें। तो बी ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि बी ने उसको 10 लाख रुपए दिए और ए जो है वो 4 दिन बाद उसको अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। लेकिन होता क्या है कि चौथे दिन यानी 4th डे क्या होता है कि उसको वो मर जाता है, उसको आफ्टर में जाना था, उसको प्रॉपर्टी उसके नाम करनी थी, लेकिन वो मॉर्निंग में मर जाता है। अब मरने के बाद भाई ठीक है, सब कुछ उसका क्रियाक्रम हो रहा होता है, सडनली जो सी है, जो उस पर डिपेंड्स था, किस पे? ए पे, जो मर चुका है उस पर डिपेंड था, उसने क्लेम कर दिया मेंटेनेंस कि भाई मुझे मेंटेनेंस दिया जाए। तो बी निकल कर आता है, कहता है भाई वो तो ठीक है, लेकिन पहले मेरा कर्जा तो दे दो, मेरे साथ जो आपके जो था जिससे आप क्लेम कर रहे हो मेंटेनेंस ए से, उसने जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया,
ठीक है, यानी कि अब जिस संपत्ति पे ये बात हुई थी, अब बी जो है वो चला गया कोर्ट। बी कहता है कि देखो जी, मेरा ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि चौथे दिन वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, और मेरे से 10 लाख रुपए ले चुका है वो। लेकिन जब उसने प्रॉपर्टी देने की बात आई तब तक वो मर गया, और वो तो मेरे से 10 लाख रुपए ले चुका है, तो मैं क्या करूँ। और सी कह रहा है मुझे मेंटेनेंस दो। तो कोर्ट कहेगी भैया मेंटेनेंस आपको बाद में मिलेगा, पहले जिससे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया पहले उसकी पूर्ति की जाएगी, पहले उन चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, या किसी बंदे ने कहा जी मेरे से इसके पिताजी तो 20 लाख रुपए ले गए थे उधार, कर्जा लिया है इन्होंने मेरे से 20 लाख का, वो पे करो मुझे। तो जो उसका बेटा है जो उस पर डिपेंड था, पहले वो 20 लाख उसको देना पड़ेगा, उसके लिए लायबल है वो देने के लिए, है ना। तो ये बात बताई गई है कि कोई भी उसने जो कर्ज लिया है या उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है या उसको किसी को अपना कर्ज चुकाना है, तो उन चीज़ों को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। ठीक है, किसके मुकाबले, जो मेंटेनेंस, जो डिपेंडेंट है उसने जो मेंटेनेंस क्लेम किया है उसके मुकाबले। ठीक है, मेंटेनेंस बाद में देखा जाएगा, पहले उसका जो कर्ज है वो चुकाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 26 समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात कहता है डेब्ट्स टू हैव ए प्रायोरिटी, यानी कि कर्ज को प्रायोरिटी दी जाएगी, जो भी कर्ज है उसका लिया उसके ऊपर था उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 27, क्योंकि 27 के बाद 26 भी कह रहा था कि भाई जब कर्ज वाली बात आएगी तो पहले 27 की चीज़ों को ही देखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 27 क्या कहता है। 27 कहता है मेंटेनेंस व्हेन टू बी ए चार्ज। ठीक है, कब मेंटेनेंस जो होगा वो चार्ज नहीं होगा, यानी कि वसूला नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, किसके द्वारा, उसके किसी भी डिपेंड्स के द्वारा जो उस पर आश्रित था, उस पर निर्भर था, उसके द्वारा नहीं लिया जा सकता। कब कब नहीं लिया जाता, उस चीज़ की बात कर रहा है सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 क्या कहता है, देखिए, इट डिपेंड्स क्लेम ऑफ मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई भी डिपेंडेंट जो है, जो आश्रित है, वो अगर क्लेम करता है मेंटेनेंस इस एक्ट के तहत, देखिए अदर किसी एक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की ही बात कर रहा है। क्लेम ऑफ मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के तहत, शैल नॉट बी ए चार्ज, वो चार्ज नहीं होगा ऑन द स्टेट ऑफ द डिसीजर, यानी कि जो मर चुका है व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी, और एनी पोर्शन, यानी ठीक है, या फिर कोई भी प्रभाग या कोई भी आप ये कह सकते हैं जो भी उसके पोजीशन में या चीज़ें थी जिस पे उसका राइट था मृत व्यक्ति का। ठीक है, पोर्शन डियर, वो कोई, देखिए पोर्शन का मतलब प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, या फिर किसी पोस्ट पे था, किसी चीज़ पे था, उसके बाद उसको मिलना था। ठीक है, उसके किसी वारिस को मिलना था, उसकी बात भी आप इसमें ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इसने काउंट नहीं किया, पोर्शन की बात की, यानी उसके जो उसका प्रभाग था या जो उस पर जिस पे उसका हक था। ठीक है, देयर ऑफ अनलेस वन हैज़ बी क्रिएटेड बाय द विल। ठीक है, वो कब नहीं कर सकता, किस चीज़ों से क्लेम नहीं कर सकता, उसकी संपत्ति से या उसके पोर्शन से, किसी भी पोर्शन से नहीं कर सकता, जब डिसीजर यानी जो व्यक्ति मर चुका है अपनी कोई विल लिख गया हो। ठीक है, या डिक्री ऑफ कोर्ट ने कोई डिक्री पास कर दी हो, या बाय एग्रीमेंट बिटवीन द डिपेंडेंट्स एंड ऑनर ऑफ द एस्टेट और पोर्शन, यानी कि जो वो पोर्शन या जो वो संपत्ति है उसका जो ऑनर है उसके और उस डिपेंडेंट्स के बीच में क्या हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और द अदरवाइज, या फिर उसके अलावा और भी कोई चीज़। ठीक है, जहाँ से उसकी आप ये कह सकते हैं जहाँ से ये निकलता है कि भाई ये मेंटेनेंस लेने के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, तो वो इन्होंने कहा कब कब नहीं ले सकता, जब मरा हुआ व्यक्ति या तो कोई विल लिख गया है तब नहीं ले सकता, या फिर कोर्ट ने कोई डिक्री कर दी है कि भाई ये मरे हुए व्यक्ति की किसी भी संपत्ति से या किसी भी पोर्शन से ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, या फिर वो कोई उन दोनों के बीच ही कोई एग्रीमेंट हुआ जिस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि भैया मेरी संपत्ति या मेरे किसी भी पोर्शन से आप क्लेम नहीं कर सकते हो, आप मेंटेनेंस नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कोर्ट से डिक्री किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए है और ए ने कोर्ट में क्लेम करा कि भाई मुझे बी की प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस दो क्योंकि मैं इस पर डिपेंड करता था। अब बी की तरफ से जो लोग खड़े हुए उन्होंने बोला भाई इनके बीच तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ था कि ये उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है,
तो वहाँ वो क्लेम नहीं कर पाएगा। कोर्ट एक डिक्री लिख देगी भाई आप मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं हो उसकी प्रॉपर्टी में से, क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। या फिर कोर्ट इस तरह की कोई डिक्री बता दे कि भाई आपके पास तो खुद का मेंटेनेंस अपना आप कर सकते हो, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है मरे हुए व्यक्ति की किसी भी संपत्ति से या उसके किसी भी पोर्शन से कर्ज लेने की, उससे मेंटेनेंस लेने की। ठीक है, तो कोर्ट ने उसको बोल दिया कि आप उस नहीं ले सकते। तो उन कंडीशनों में, किस किस कंडीशनों में, जब वो व्यक्ति खुद अपनी विल लिख किया है, यानी उस वसीयत में वो लिख किया है कि आप मेरी संपत्ति में से कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो, वो तब नहीं ले सकता मेंटेनेंस। दूसरा, जब कोर्ट ने कोई डिक्री करी हो, यानी कि कोर्ट ने उसको डिक्री पास कर दी कि भाई आप इसमें से मेंटेनेंस नहीं ले सकते, या फिर उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो आपस में, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात आई हो कि वो नहीं ले सकता। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा जो कोई लायबिलिटी जो कोई भी लायबिलिटी अगर बनती थी और वो लायबिलिटी उसकी नहीं बन रही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, चाहे वो एग्रीमेंट के द्वारा, है ना, या फिर वो कोई कोर्ट की डिक्री के द्वारा, या फिर उसकी खुद की विल के द्वारा। ठीक है, यानी कोई वसीयत उसने लिख दिया, कहा भाई मेरी संपत्ति पर इसका कोई राइट नहीं है, समझ गए आप। तो उस कंडीशन पे मेंटेनेंस वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, कोई ड्यूटी नहीं, बाउंड नहीं है वो मरा हुआ व्यक्ति अपनी संपत्ति मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति में से लेने के लिए वो लायबल नहीं होगा फिर। ठीक है, कब, वो कंडीशन इन्होंने बता दी जो मैंने आपको ऑलरेडी रिपीट कर दी है, एक बार और कर देती हूँ। जब मरा हुआ व्यक्ति अपनी कोई वसीयत लिख गया हो, कोई मरे हुए व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी जिसमें से वो क्लेम मांग रहा है उसके द्वारा और वो डिपेंड्स के द्वारा आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ हो, उस तब नहीं ले सकता, या कोर्ट ने कोई डिक्री पास कर दी है तब नहीं ले सकता। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 27 और 26 ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और हिंदी जो मीडियम के हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए भी मैंने वो वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, तो आपको जो सहूलियत लगे आप उन दोनों में से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में वर्ड बहुत सिंपल्स होते हैं हिंदी के मुकाबले, तो इसमें डिस्क्राइब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि हिंदी में जो लीगल वर्ड होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा जो आपको वीडियो अच्छी लगे, जिसमें से आपको समझ में आए, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लें, हिंदी वाले हिंदी देख लें, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, या आपको लगता है कि नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।